आज दिनांक 15 अगस्त 2022 को भारत के 75वें जश्न यौम आज़ादी के शुभ अवसर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद की महानगर इकाई की तरफ से एक ध्वजारोहण एवं कौमी एकता भाईचारा सभा का कार्यक्रम मोती महल शादी हॉल कानून गोयान लाल बाग मुरादाबाद में आयोजित किया गया, जिसमें मेहमानों खुसूसी मुख्य अतिथि जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष श्री सैयद अरशद रशीदी साहब, सरपरस्ती इमामे शहर सैयद मासूम अली आजाद सदारत मौलाना अब्दुल मन्नान व संचालक मौलाना रहमत अली कासमी ने किया। इस अवसर पर शहर के तमाम आला अधिकारी व सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे। कौमी एकता भाईचारा के इस जलसे में हजारों की तादाद में शहर के वरिष्ठ समाजसेवी एवं राजनीतिक और आम लोग मौजूद रहे। जलसागाह में भारत की शान तिरंगा लहराता हुआ नजर आया और सदाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जलसे में सबसे पहले देशभक्ति से भरी नज़्में पेश की गई। जलसे में जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष श्री सैयद अशहद रशीदी साहब ने मुल्क में अमन, एकता और भाईचारा कायम करने पर जोर दिया और कहा कि फिरका परस्त ताकतों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हम सेकुलरिज्म एवं जमहूरियत में पुख्ता यकीन रखते हैं। उन्होंने नफरत फैलाने वाली ताकतों के जाल में ना फंसने और उनके नापाक मंसूबों को नाकाम करने की अपील की। इस अवसर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम आला अधिकारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए एवं देश में एकता एवं भाईचारा बनाए रखने की अपील की। वह जमीयत उलेमा-ए-हिंद की महानगर इकाई को इस जलसे की बधाई दी और कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से देश में भाईचारा कायम होता है। इसके अलावा शहरे इमाम सैयद मासूम अली आजाद साहब ने जमीयत के सभी सदस्यों को इस अलीशान कार्यक्रम की मुबारकबाद और जलसे के अंत में अपने मुल्क और शहर में अमन कायम रहने के लिए दुआ कराई। प्रोग्राम के अंत में जमीयत के शहर महासचिव मौलाना रहमत अली ने सभी का शुक्रिया अदा किया। मुरादाबाद से सलमान अंसारी के साथ अकरम सोनी की रिपोर्ट। प्यार का नगमा सुनाता है और इसी कुव्वत के फाइल थे के गांधी और आजाद तिरंगा ये रंग भरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा, सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, रोने दिल शर्माता है। और इसकी सफेदी अमन के हक में, इसकी सफेदी अमन के हक में बनती है रोदा तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। कि तुझको बुजुर्गों ने ए भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। तेरी हमारा वो पास हमारा गए जहाँ से यूनान मिस्र सब मिट गए जहाँ। कभी जाता है तू माँ का दिल बन के, कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के आ जाता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
तुझ पे दिल कुर्बान, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। जब हम अपने वतन से दूर होते हैं तब हमें अपने वतन की याद आती है। तो उसका शायर का देखिए कलाम कितना अच्छा है। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही ये निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। एक शेर अर्ज कर दूं, वो आप सबकी तर्जुमानी है। पैदा हुए यहीं पे मरेंगे हम, पैदा हुए यहीं पे मरेंगे हम, वो और लोग थे जो कराची चले गए। हुब्बुल वतनी निस्फ ईमान, आधा ईमान का हिस्सा है। और मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि उपदेश कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप सब में भी वही जज्बा है। आपने भी यहीं का पानी पिया है, यहीं की आबोहवा में रहे जहाँ पे मैं रहा हूँ। तो हम सब भारतवासी हैं। आज फिर भारत को उसी मंदिर हम सब ने ये अपने मन में ठान ले रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 75वें साल पर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुनक्किद इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आज मौजूद तमाम ही मेरे इज्जत अफरोज पूरा देश, हर नौजवान, हर बच्चा, हर बड़ा, हर इंसान आज खुशी मना रहा है। लेकिन इस खुशी के पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं। जिन शहीदों ने अपनी जान देकर ये आजादी हमें दिलाई, तो उन शहीदों के लिए चंद लाइनें मैंने लिखी हैं, नज़म के तौर पर मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि खुशी का है दिन मगर, खुशी का है दिन मगर आंख में नमी सी है, खुशी का है दिन मगर आंख में नमी सी है, और शहीदों की शहादत की दिल में गमी सी है, शहीदों की शहादत की दिल में गमी सी है, और दिला गए आजादी जो देकर अपनी जान, दिला गए आजादी जो देकर अपनी जान, उन्हीं की हो रही महसूस आज कमी है, उन्हीं की हो रही महसूस आज कमी है। भूले भगत सिंह अशफाकुल्लाह को हम, भूले, ये हमारे शहीदाने वतन थे, भूले भगत सिंह अशफाकुल्लाह को हम, करते हैं दावा मगर वतन परस्त हम ही हैं, करते हैं दावा मगर वतन परस्त हम ही हैं। उन शहीदों को भूल गए, लेकिन वतन परस्त हम खुद को बताते हैं आज। और जश्न आजादी में रमा है सा मगर, जश्न आजादी सारा जहां मगर, चुप है वो आसमां, चुप 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 सी ये जमीन है, और कटा दिए सर मगर झुके नहीं जुल्म के आगे, कटा दिए सर मगर झुके नहीं जुल्म के आगे, ऐसे ही वीरों से भरी भारत की सरजमी है, ऐसे ही वीरों से भरी भारत की सरजमी है। और आखिरी है, बहुत ही अहम है, मैं चाहूंगा तवज्जो फरमाएं कि धर्म और मजहब के झगड़ों से हुए कहां आजाद हम, धर्म और मजहब के झगड़ों से हुए कहां आजाद हम, मिली हमें आजादी मगर रह गई कुछ कमी है, मिली हमें आजादी मगर रह गई कुछ कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मासूम अली साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, खड़े होकर के उनका इस्तकबाल कीजिए, ताली बजाएंगे। जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इमाम शहर, इमाम शहर।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दोस्तों और साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले खुदा के हुजूर में शुक्रिया पेश करता हूं कि उसने हमको और आपको 75वें यौम आज़ादी के मौके पर जमा होने का मौका अता फरमाया। और आज हमारे इस जलसे में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का यहाँ मिल बैठना ये इस बात की दलील है कि ये देश तरक्की करेगा तो आपस में मेल जोल से तरक्की करेगा। इसकी आज़ादी बाकी रहेगी तो आपस के मेल जोल से बाकी रहेगी। और जो लोग मेल जोल को, आपसी रिश्तों को खराब करना चाहते हैं, वो देश के वफा। मेरे दोस्तों और साथियों, मेरे दिल में एक तरफ खुशी है कि 75वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं और दूसरी तरफ दुख और गम भी है। वजह क्या है? एक तरफ मुजाहिदीन आज़ादी के वो जज्बात मेरे सामने हैं जिसकी वजह से उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा, अपनी जान की कुर्बानियां दी और इस देश की खातिर सीनों पे गोलियां खाई। जद्दोजहद आज़ादी में अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फज़्ल है कि उसने हमें और आपको आज यहाँ जश्न आज़ादी के मौके पर जमा होने की तौफीक अता फरमाई। आज का हमारा यहाँ जमा होना अपने मुल्क से मोहब्बत और वफादारी की शानदार मिसाल है। हमारे अकाबिरीन जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान, माल और अपनी औलादों की कुर्बानी पेश की है, कि जिसके नतीजे में हम और आज यहाँ खुले माहौल में सांस ले रहे हैं। अगर हम अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों का तज़किरा करें तो ये वक्त शायद कम पड़ जाए। वो कैसे हालात होंगे कि जब दुश्मन अंग्रेज सर पर था और सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं। उस वक्त हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन और हिंदुस्तान के जिम्मेदारों ने और हिंदुस्तान की आवाम ने वो जोश और जज्बे और कुर्बानी की ऐसी मिसाल पेश की है कि जिसकी नज़ीर तारीख में अच्छे दोस्त भाई लोग हैं मेरे साथियों। सबसे पहले तो आपको अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अगर आप कभी इतिहास के पन्नों को पलट करके देखने की कोशिश करें तो 1757 में फरासी के युद्ध के बाद, मीर कासिम और नाटक्राइम के युद्ध के बाद, जब उसमें मुजफ्फर ने दोहरी रणनीति चली, अपने सारे सैनिकों को किनारे कर दिया और मीर कासिम की बहुत बुरी तरह हार हुई फरासी के मैदान में। वहां से ये गुलामी का दौर चालू होता है। इनफैक्ट इसके पहले के दौर को हम गुलामी का दौर इसलिए नहीं कहते हैं कि इसके पहले के लोग जितने भी आए उन्होंने यहाँ से टैक्स से लिया, धन लिया, इन्वेस्ट यही किया। 1757 के बाद से ये परंपरा बड़ी तेजी से चेंज होती है। शायद अपने से काफी बड़े लोग यहाँ हैं।
एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ढाका का मलमल बड़ा फेमस हुआ करता था, शायद आप जानते होंगे। ढाका का मलमल बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। उस वक्त इन लोगों ने क्या किया, वहां यहाँ से वो हमारा रॉ मटेरियल लेते थे और ब्रिटेन लेकर के जाते थे और वहां से कपड़े बन करके इंडिया वापस आते थे और उससे हम कपड़े खरीदते थे। मतलब मजदूर भी वहीं का, प्रोडक्ट भी वहीं का, फायदा भी वही, हम सिर्फ नाम मटेरियल बसकर पैदा करने वाले कुछ गुलाम बन करके रहे। उसी वक्त मलमल का कपड़ा जो बड़ी तेजी से फेमस हो रहा था, वो फेमस था भी। उस कपड़े के कारण ब्रिटेन को उस कपड़े को पसंद नहीं किया जाता था। फिर एक प्रथा निकाली गई जिसको कहते थे ददरी प्रथा। ददरी प्रथा में किसी भी बुनकर को, इनको ही मान लीजिए बुनकर को पैसे दिए गए एडवांस में और कहा गया इनकी कुवत से ज्यादा, इनकी कुवत अगर 1 किलोग्राम की है, इनकी कुवत से ज्यादा कहा गया कि तुम 10 किलो मलमल का प्रोडक्शन करो इस अग्रिम पैसे के बदले, और अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे हाथ में काटी हो जाएंगे। अभी किताब खोल के देख सकते हैं सूर्य सरकार की आधुनिक भारत, उसमें इस प्रथा को बहुत डिटेल बताया गया। मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोडक्ट भी यूज न किए जाए, इसके लिए हर कदम पे प्रयास किए गए, वो सफल भी हुए। नतीजा ये हुआ कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल को उत्पादन करने वाले कपास उत्पादन किया, खेती के सब सामान उत्पादन किए, और वो सारा का सारा मटेरियल चला गया इंग्लैंड से आया, हमारे ऊपर माल लग गया। इस पर किताब लिखी दादा भाई नौरोजी ने, द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों की जो स्पंज है वो बहुत तेज है, वो गंगा का पानी सोखती है और टेम्स के पानी के और टेम्स के किनारे जाकर के वो उड़ेल देती है पूरा पानी। सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा पैसा यहाँ से उड़ करके ब्रिटेन जा रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि व्यापार की दिशा बदल गई, इसी की गुलामी का दौर था। नतीजा ये हुआ कि 1757 के बाद 1760-61 तक आते आते बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल के बारे में लॉर्ड केली बहुत ही तीक्ष्ण टिप्पणी करता है और ये कहता है कि ये कहने में मुझे कोई भी हिचक नहीं है कि आदमी ने आदमी का मांस खाया है। इस हद तक दरिंदगी देखी पहली बार भारत में, और तब उसको एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। क्यों गुलाम है? हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? पहली बार इंडिया के पास एक लंबा दौर चला। 1857 तक आते आते हमने पहली लड़ाई लड़ी। ये अलग विषय है कि जितने राजा थे वो विभिन्न तरीकों से अपने अपने पेंशन के लिए लड़े, कोई देश के लिए नहीं लड़ा, सब अपने अपने राज्य के लिए लड़े। आज ये कहने में कोई हिचक नहीं दिखी। 1870 तक आते आते इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था। इस स्वाधीनता संग्राम में एक खास बात सामने आई थी कि समाज के हर तबके, चाहे वो बेगम हजरत महल रही हो, बहादुर शाह जफर रहे हो, तात्या टोपे रहे हो, नाना साहब रहे हो, रानी लक्ष्मीबाई रही हो झांसी की, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं था। सबने समवेत स्वरों में बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। पहली बार ये विचार आया, ये एक बहुत ही खराब सी परंपरा है। फिर 1860 में एक किताब आती है जेम्स विलियम्स की, इंडियन मुस्लिम्स, और देखिएगा इंडियन मुस्लिम्स एक बुक आती है। उस बुक पर पहली बार प्रयास किया गया कि ये प्रक्रिया बहुत खराब है, इसको तोड़ा जाए। तोड़ने के प्रयास चालू हुए और नतीजा आप देख सकते हैं कि आज हम आजादी का दिवस का हम दिन जरूर मना रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 के ठीक एक दिन पहले की बात भी सोचिए कि 14 अगस्त 1947 को मंजर कैसा रहा होगा, जब चारों तरफ की नदियां लाल रही होंगी, नालियां लाल रही होंगी और सड़कें लाल रही होंगी। इंसानियत मरी थी, वहां कोई धर्म नहीं मरा था, इंसानियत मरी थी, हर व्यक्ति मरा था, इंसानियत मरी थी। आज उसका रोष विभिन्न रूपों में लोगों के सामने आता है। हमें उस इंसानियत को बचाना है। आजादी किसे कहते हैं? आजादी हम इसे नहीं कहते कि हम आवे, हम एफपीसीडी साहब आवे और डंडा मार करके कहें कि सब लोग बाएं चलो, ये आजादी नहीं। आजादी तब होगी जब आप तय करें कि साहब हम बाएं चलेंगे और हम और ये खड़े होकर के कहें कि ये सही है कि गलत है। यार अगर सही तो चले, ये आजादी है। आप करें, निश्चित आप करें, हम आपसे जो एक लॉजिस्टिक फैसिलिटेटर की भूमिका में हो, ये आजादी है। और इस आजादी को पाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा, अपना कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा तो कुर्बान करिएगा, हम भी करेंगे, आप भी करिएगा।
अभी हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पे हम एक अपने स्वर्णिम भारत को देख रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक 3-4 पीढ़ियों के साथ हम बैठे हैं। एक पीढ़ी निकलने को तैयार है, कहीं बच्चे भी बैठे जो दूसरी पीढ़ी आने को तैयार है। एक पीढ़ी निकलने को तैयार है और एक पीढ़ी आने को तैयार है। बिल्कुल लाल साहब में मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ, ये आने को बिल्कुल तैयार है। अब वास्तव में इस मुस्तकबिल इसका इंपॉर्टेंट है ना कि इनका इंपॉर्टेंट है। हमें इसके मुस्तकबिल की चिंता करनी है कि वो आवे और इस लेवल तक आवे और वो एक परिपक्व मानसिक सुस्तरता दिमाग लेकर के आवे, इंसानियत को पहचाने, क्या करना है, अपनी ड्यूटी जाने। हमने जब 1947 में जब संविधान बनाया, जब पूरे देश के भूगोल को बदला है, कम से कम 50 देश आजाद हुए हमारे साथ। बांग्लादेश आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, इंडोनेशिया आजाद हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ, 50 देश आजाद हुए। आप खुद भी देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां लोकतंत्र तब भी कायम था और आज भी कायम और बड़ी ताकत है। ये हम हैं, ये हमारा लोकतंत्र है जो आज भी वही कायम है। बाकी लोगों ने, कुछ लोगों ने तो संविधान बनाए भी नहीं और कुछ लोगों ने संविधान बनाए तो 19 बार सस्पेंड हुए कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा एक बार भी नहीं हुआ। आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, मायने बदले, सब कुछ चुनाव की प्रक्रिया बदली, लेकिन आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अक्षुण है, अस्थायी है और अस्थायी ही रहेगा। मैं आपको यह आश्वस्त हूं। साथ ही मैं ये कामना जरूर करता हूं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल ध्यान रखते हुए हम आशा करें कि हम इन्हें एक बेहतर दिमाग दें। आज के डेट में हम 1947 से आज तक जब चले थे, हमारे पास सुई भी बनाने का सामान नहीं था। हम गेहूं बाहर से मंगाते थे। हमारे यहाँ भी अकाल पड़ा, आपने भी पढ़ा होगा, लाल बहादुर शास्त्री उस पीएम थे जब यहाँ पे हमारे अकाल पड़ा था। लाल गेहूं मंगाया गया था यूएस से। आज के डेट में हमारे पास इतना गेहूं है कि हम बाहर भेज सके, इतनी कोविड वैक्सीन थी कि हम बाहर भेज सके। पहले सब कुछ हमने बाहर से मंगाया। ये हमारी तरक्की है और ये तरक्की हम सबने मिल करके प्राप्त की है और आगे भी प्राप्त करेंगे। मैं ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। आप लोगों के बीच में आने का ये अवसर मिला। मेरे परम सहयोगी, मेरे बड़े भाई मीडिया साहब, यहाँ उपस्थित सभी लोग, सबका इस 75वें वर्षगांठ पर मैं पुनः सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देश की आज़ादी के जश्न में हम सब पिछले लगभग एक सप्ताह से जिस जोश उसके साथ अपने शहर में इस जश्न को मना रहे हैं, उसके लिए प्रशासन की ओर से सभी को बहुत बधाई, बहुत आभार। हमारे मित्र ने और श्री साहब ने हमारे इतिहास के पन्नों को अभी आपके समक्ष बैठा, मेरा भी कुछ ज्ञानवर्धन हुआ। बहुत ही ओजपूर्ण भाषण एडीएम साहब ने दिया। शुक्रगुजार हूँ, हमारे ज्ञान चक्षु होने कुछ खोले। शायद इतना इतिहास पढ़ नहीं पाया जितना वो पढ़ गए। जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ। उनकी एक बात मुझे जरूर इस पूरी बात में अच्छी लगी। हमारा देश जो संभवतः धीमे धीमे हम विश्व के सबसे बड़े देश के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और हमसे बड़ा लोकतंत्र, हमसे बड़ी जमहूरियत इस विश्व में धरती पर कहीं नहीं, और वो हम सब के सम्मिलित और एक प्रयास से और हमारे सौहार्द से ही संभव हो पा रहा है कि विश्व के सारे लोकतंत्र धीमे धीमे पिछड़ते गए, लेकिन हम उसी मजबूती से आज खड़े हैं, क्योंकि जिस भाईचारे को और जिस गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग लेके आगे बढ़े थे, वो हमारी जड़ों में है। किसी के कहने से न वो बनने वाली है और न वो घटने वाली। क्या है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस परीक्षा हुआ करती थी, उसमें वो बैठे तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि किसी देश पर शासन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सारे विद्यार्थी
तेजी से उस प्रश्न का उत्तर लिख रहे थे। इंग्लिश मीडियम में हुआ करता था वो परीक्षा देते रहे, वो अपने सीट पर बैठे रहे, सबको देखते रहे। लगभग 3 घंटे की परीक्षा थी वो। जो वहाँ के इन्विजिलेटर थे उनको बार बार देख के लगता है तो कुछ आ नहीं रहा है, तो उसको पूछा भी कि आप अपना उत्तर नहीं लिख रहे हैं, तो उसे केवल मुस्कुरा दिए हो। परीक्षा समाप्त होने में कुछ समय रह गया, उस समय उन्होंने अपनी कलम खोली और उस पर केवल इतना लिखा कि डिवाइड एंड रूल। और हैरत होगी कि उनका चयन हुआ था ऐसे परीक्षा में जिसको हम संघर्ष के साथ निकल के बाहर आए। 1947 का वो दिन जब हमारे देश को एक तिरंगा फहराया गया था, उसके साथ बहुत सारे देश में सपने संजोए थे। उसमें से कितने पूरे हो गए और कितने नहीं हुए, हम लोग को आज इस पर विचार करने की जरूरत है। एक लाइन है कि क्या थे हम, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचार हम सभी विचार करने की जरूरत है। क्या हमसे पहले गलतियां हुई? इस धरती पर जब हम आए हैं तो न कोई हिंदू पैदा हुआ न मुसलमान पैदा हुआ। उसको उसके घर ने, उसके माता पिता ने बताया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। तो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस बात को हमें अपने जहन में हर वक्त मरते दम तक जिंदा रखना है। और इसी के साथ अगर हम लोग अपने विचारों को बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें देश को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ लेकर जरूर पहुँचेंगे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत हमारे सच्चे जनता बहुत हमारा हमारे था और मैं अजीत भाइयों, आज हम अपने मुल्क की आज़ादी की 75 साल गए। आज़ादी की 15 अगस्त के सिलसिले में बड़े जोश और खरोश के साथ ये दिन मना रहे हैं। मेरे काम से लगभग 40 साल की उम्र है। आज़ादी की तकरीब पहली बार से जोश के साथ मनाई जा रही है। यहाँ का हर बाशिंदा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ झंडा लिए हुए, हमारा पहचान में शान का तिरंगा झंडा लिए हुए इज्जत के साथ गली कूचे में फिर रहा है और बड़ा एकता का माहौल है, बड़ा भाई प्यारे का माहौल है। बड़ी एक जगह है कि आज हम आज़ाद हैं और अपने मुल्क की आज़ादी का साथ ले रहे हैं। तो ये माहौल जो पैदा हुआ है, ये मेरी दुआ अल्लाह ताला से ये हमेशा कायम रहे और ये इत्तेहाद बाहमी कायम रहे। हिंदुस्तान मुजाहिदीन आज़ादी, मुजाहिदीन आज़ादी, शहीदान वतन, शहीदान वतन, तिरंगा, तिरंगा, जमहूरियत, जमहूरियत। रसीदी किस कार्यक्रम में शामिल होने वाला, क्या कार्यक्रम? आज का ये कार्यक्रम जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद की तरफ से था, जश्न आज़ादी के उन्वान से, और हम सब ने मिल कर के यहाँ 75वीं यौम आज़ादी का जश्न मनाया और कौम को ये पैगाम दिया कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है जो हमारे पुरखों की कुर्बानियों से हमें मिली है। हमें इसको महफूज रखना है और हर कीमत पर इसकी हिफाजत करनी है। आपसी भाईचारे और मेल मिलाप के ज़रिए हम अपने देश को तरक्की दिलाएं और आज़ादी की इस नेमत को कायम रखें। यही आज के
इस प्रोग्राम का पैगाम था। अब आपने मुझसे कहा है जिम्मेदार हैं, गद्दारों की बात मानो, मैं फिर कहता हूँ कि मुल्क में जो वो ताकतें जो नफरत फैला रही हैं, मजहब की बुनियाद पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दूरियां पैदा कर रही हैं, वो देश के और देश की आज़ादी के मुखालिफ हैं, वो देश के वफादार नहीं हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनसे हम सबको मिलकर के देश को बचाना है और प्यार और मोहब्बत के दीप जलाने हैं। एक सवाल था मेरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नियम लागू कर दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि फ़ोन पर हेलो नहीं कहा जाएगा सरकारी कार्यालय में, वंदे मातरम बोला जाएगा। आप जुलमा इनसे क्या मानते हैं, ये क्या शुरुआत है? वंदे मातरम हम तो पहले से कह चुके हैं कि ये देश एक सेकुलर देश है और यहाँ के यहाँ के आईन ने हर एक को ये हक दिया है कि वो अपनी ज़बान, अपने कल्चर, अपने मजहब और अपने दीन और धर्म के साथ जिंदा रह सकता है। इसलिए किसी को किसी लफ्ज़ का, किसी कल्चर का पाबंद नहीं बनाया जा सकता। नहीं, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों में आप फ़ोन उठाएंगे या कहेंगे तो हेलो नहीं कहेंगे, वंदे मातरम मैं कंपलसरी कर दिया। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि देश के आईन के लिहाज से आप किसी को पाबंद नहीं बना सकते। हर एक आज़ाद है, वो नमस्कार बोले, अस्सलामु अलैकुम बोले या कोई और लफ्ज़ यूज़ करे, उसको हक है। कोई सरकार, मैं समझता हूँ, देश के आईन और दस्तूर से ऊपर उठ करके कोई फैसला करे तो वो